गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, सुभाष शुक्ला। हेलो, गुड मॉर्निंग सुभाष सर। शुक्ला, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। जब तुम्हें आ रही तो बाकी लोगों को भी आ रही होगी। तो चलिए अब आगे एक टॉपिक और है आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड क्या होता है, क्लस्टर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट ये क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा आज। आपको कुछ ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक? हेलो सुभाष शुक्ला, यस हाँ सर। है, कुछ ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहा अभी? यस। नहीं, सही दिखेगा। अभी तो सही दिख रहा है ना। जैसे कि कल मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया था टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कल हमारी बात जो है जैसे बैच पे हो गई थी, मल्टी प्रोग्रामिंग पे हो गई थी और मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो गई थी। यही तीन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसपे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम बन जाते हैं, लेकिन बाकी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें बहुत ही बेसिक थ्योरी ही पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। तो अगर हम केवल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फिलहाल मैंने बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक वीडियो में स्क्रीन शेयर में कराता हूँ आपको एक RTOS पे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइप में आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो, यस सर, हाँ तो दिख रही है सर। ये दिख रही है ना? यस सर, हेलो, दिख रही है। हाँ तो ये RTOS है, दिख रही है सर, रियल दिख रही टाइम। है। हाँ ठीक है, दिख रही है ना? एक बार बोलो, दिख रही है? हेलो, यस सर, दिख रही है। ओके ओके। इसके बीच बीच में बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट। जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए रियल टाइम नाम से ही पता चल रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं डिले। यानी डिले बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, क्योंकि हार्ड पे आपको पता चल ही रहा है कि हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हार्ड है, टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड है। और सॉफ्ट में क्या है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आए उतना डिले आप कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आए उस टाइम तक आप इसको डिले कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि फर्ज करिए कोई फ्लाइट है, फ्लाइट कोई उड़ान भरनी है, उसकी टाइमिंग 9:30 है, तो 9:30 उसको चला जाना चाहिए। क्योंकि तो फ्लाइट सिमुलेशन में ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, हार्ड तरीके से देख सकते हैं, सॉफ्ट तरीके से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम हार्ड तरीके से देखते हैं तो 9:30 उसको उड़ जाना चाहिए, टाइम पे है। और अगर मैं थोड़ा सा और पीछे आऊँ, मिसाइल ऑपरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट का कोई रोल ही नहीं। मिसाइल का एक टाइमिंग है कि इस टाइम पे छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है, उससे इधर उधर नहीं हो सकता। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं रियल टाइम मीन्स कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम से ही हम उसको मान के चलते हैं। जैसे कि थ्योरी इसकी क्या कहती है कि व्हेन द सिस्टम रिक्वायर्स सेवरल जॉब्स, सिस्टम के पास बहुत सारी जॉब की रिक्वायरमेंट है टू बी डन एट द सेम टाइम एंड रियल टाइम स्पेस।
सेम टाइम पे होगा डन और रियल टाइम स्पेस के आधार पर होगा। दूसरा पॉइंट दे दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, अगर उसके पास मल्टीपल टास्क हैं तो टास्क आर प्रोग्राम टू एक्यूट इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में वो टास्क आपके प्रोग्राम्ड होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन अगर के अंदर अगर कोई ज्यादा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क, बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं तो हम इसको यूज कर रहे हैं अगर, तो टास्क आर प्रोग्राम टू एक्यूट इन रियल टाइम पे होना चाहिए। जैसे फ्लाइट रिपलेशन की अगर बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हार्ड और सॉफ्ट की बात करें तो हार्ड में आपका सबसे पहले आता है मिसाइल ऑपरेशन। ये हार्ड में ही चलेगा, ये टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर हम थोड़ा सा कह दें कि नहीं चलो ठीक है, जैसे सपोज करो हम YouTube में स्ट्रीमिंग करते हैं तो कोई वीडियो YouTube में बनता है, तो अगर आप मेरे से लाइव जुड़ते हो, जैसे आप मेरे से जूम पे लाइव जुड़ते हो, तो आप मेरे से लाइव जुड़ने हो, अगर लाइव जुड़ना है तो आपको 9:30 आपको लॉग इन करना होगा, जैसे आपने करा। ये हार्ड पे हो गया। अगर मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ थोड़ा सा, तो आप 10 मिनट बाद भी अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो 10 मिनट तक तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। 10 मिनट बाद आपने ओपन किया, उस वीडियो को देख लिया, या क्लास खत्म होने के बाद आपने 10 मिनट बाद देख लिया, हम यहाँ तक भी डिले कर सकते हैं स्टॉप में। इसी तरह ऐसे बहुत सारी स्ट्रीमिंग में जैसे यूट्यूब वीडियो हम बना के अपलोड कर देते हैं, आप लोग तत्काल लाइव भी देख सकते हो उसको, जैसे कि पिछले बार हम करते रहे, पिछले साल हम करते रहे। उसके बाद आप उसको कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि लिंक आपको मिल ही जाता है, तो आप कभी भी देख सकते हो। तो ये स्टॉप में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल आप दे सकते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रियल टाइम इज द टाइम, हम कहते हैं कोई टाइम है मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है इंक्रीमेंटिंग फ्रॉम द सिस्टम स्टार्ट एंड द डिफरेंट एक्शन टास्क प्लेस इन द सिस्टम एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ दिस टाइम। देखिए एक चीज और आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग में, मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके पास हमको जाना है, तो अगर मैं अपने एक टाइम एरिया के दौरान सबके पास जाना चाहता हूँ, आधे घंटे में मैं सोचता हूँ मेरे 10 बच्चे मेरे से कम्युनिकेट हो जाए, तो ऑब्वियसली आप टाइम पे डिपेंड करोगे। तो आप क्या करोगे कि सबके लिए एक टाइम स्लॉट बांट दोगे कि मैं सबको 10-10 मिनट दूंगा, या मैं 2-2 मिनट सबको दूंगा, सबके पास मैं 2-2 मिनट के लिए आऊंगा। तो उससे क्या होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम सभी बच्चों से कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो कोई ना कोई टाइम स्लाइस में ईच स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जैसे कि आप समझ रहे हो, मैं सबके पास पहुंच जाऊंगा। अब जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइज एंड शेड्यूल द टास्क इन अ मल्टीटास्किंग सिस्टम एनवायरनमेंट रियल टाइम एंड टेक्स केयर ऑफ रियल टाइम कंसेंट इन द सिस्टम। आपको क्या करना है आरटीओएस में, ये बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है, शेड्यूल्ड होता है, टास्क का एक शेड्यूल बना है कि इस टाइम पे टास्क आपका ऑपरेट होगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चाहे वो सिस्टम जो भी अपनाए, हो सकता है प्रायोरिटी बेस पे अपनाए, हो सकता है वो प्रियम्पशन बेस पे अपनाए, नॉन प्रियम्पशन बेस पे अपनाए, अगर या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट तो है ही कि एक साथ मल्टीपल टास्क सिस्टम के पास पहुंच गए। अब सीपीयू किसको कब प्रोसेस करेगा, वो उसका अपना एक शेड्यूलिंग बना, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। वो एक प्रोसेस मैनेजमेंट एक्यूरेट करता है कि मुझे इस टाइम पे इसको करना है। तो डिपेंड करता है उनके साइज पे, कौन सा प्रोसेस कितना बड़ा है, कौन सा प्रोसेस कितना छोटा है, वो देखता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होके बाहर जा सकता है। तो जितनी जल्दी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होके बाहर चला जाता है, उतना अच्छा थ्रूपुट सिस्टम को मिल जाता है और यूजर को रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ये चीजें वहां पर कहीं ना कहीं मायने रखती हैं आरटीओएस में। अब देखिए जैसे कि बात करें कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम है फॉर द एप्लीकेशन को, हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम कंस्ट्रेंट, दो ही कंस्ट्रेंट पे वर्क करता है। आरटीओएस क्या है, एक ओएस तो है सिस्टम की, हैविंग द लेटेंसी परमिटेड फॉर इंटरप्ट सर्विस थ्रेड्स आईएसआर एंड टास्क, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे हार्ड एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेबिलिटी है। तो मैं अब थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे डिटेल में जाने के लिए मैं आपको
थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार और स्क्रीनिंग आपको बताता हूँ पेंट पे, जो मेरा मेन है, क्योंकि सब कुछ रीड आउट करना ठीक नहीं है। देखिए सपोज करिए हम रियल टाइम की बात की है अभी, आपने देखा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी आप समझ रहे होंगे क्या हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि आपका जो है जैसे सपोज करिए कि एक आपने किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे आपने बहुत सारे सिस्टम लगा रखे हैं किसी पर्टिकुलर वर्क पे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट आपने दे रखा है बहुत सारा। ये देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट बहुत सारे, सबको आपने कनेक्ट कर रखा है अपना। ये देखिए ये एक ही इन्वायरमेंट में सारे के सारे कनेक्ट हो रखे हैं। ये आवाज कैसे आ रही है, ये जो कनेक्ट हो रखे हैं देखिए। तो एक ये आपका इस सब चीजों से ये आपस में भी कनेक्ट है, या कह लो कि हम एक इंटरनेट एनवायरनमेंट यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। तो होता क्या है, जैसे साइबर कैफे में आप लोग जाते हो, आपके पास एक प्रिंटर रखा होता है यहाँ पे साइड में, और बहुत सारे पीसीज रखे होते हैं। अब ये पीसी चाहते क्या है कि मुझको सर्विसेज चाहिए, ये भी चाहता है मेरे को सर्विसेज चाहिए प्रिंटर की। तो इनका गोल एक ही है, देखिए है ना गोल। तो अगर मैं कह दूं कि नहीं तुमको सर्विस इसी प्रिंटर से मिलेगी, इसको भी सर्विस इसी प्रिंटर से मिलेगी, इसको भी सर्विस इसी प्रिंटर से मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड वे। क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस पे क्या हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो। अब सवाल ये आता है कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। आप सपोज करिए कि अलग अलग इन्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे सपोज करो गूगल है, तो आपको क्या लगता है जब गूगल में आप लोग सर्च करते हो तो क्या गूगल जो है जो आपको हर रिस्पॉन्स दे रहा है क्या? नहीं, गूगल बहुत सारे यूजर्स को रिस्पॉन्स देता है एट ए टाइम। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। इसका क्या मतलब होता है कि गूगल के जो डेटा बेस होते हैं, गूगल का अपना एक डेटा बेस है, वो डेटाबेस आपका कहीं ना कहीं सब डेटाबेस में बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे सब डेटाबेस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आपने डेटा वेयर हाउस सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आगे आप पढ़ोगे डेटा वेयर हाउस क्या होता है। ये बहुत सारे सब डेटाबेस बने होते हैं, ये मेन आपका डेटाबेस होता है। तो पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वो अपने डेटाबेस को सब डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है, यूजर को लगता है कि मैं उसका मेन डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, काम यूजर का होता है उसकी सर्चिंग पे। जब वो सर्च करता है कोई टॉपिक तो तत्काल उसको रिस्पॉन्स मिलता है। डेटा तो गूगल का डेटाबेस ही है ना, तो जरूरी थोड़ा ना है कि मेन डेटाबेस ही आपको दे। तो वो ऐसे क्या करता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बात क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में या इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में, वो होता है आपका अवेलेबिलिटी। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या रहता है, इन्वायरमेंट पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप किसी पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसका इन्वायरमेंट बन जाता है। उसने कहा कि पर्टिकुलर इस एरिया पे, या कह लो कि कंप्यूटर साइंस एरिया है आपका, इस पे आप सर्चिंग कर रहे हो, तो उसका एक इन्वायरमेंट बना दिया उसने। फिर मैं कह दूँ थोड़ी देर के बाद उसने कोई मैथमेटिक्स का आप सर्चिंग कर रहे हो, उसका भी एक इन्वायरमेंट बन गया, अलग से इन्वायरमेंट दे दिया। तो एक इन्वायरमेंट का कैटेगरी बढ़ जाता है, यानी कि यूजर को वेट नहीं करना पड़ता है। नेट सही है, इंटरनेट पे है, अगर आप नेट पे यूज कर रहे हो, आप सर्चिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नेट पे ही कर रहे होगे। स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया से चल रहा है, तो आपको हर इन्वायरमेंट में वो रिस्पॉन्स आपको कर देता है, एट ए टाइम कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में यही होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग चीजों में बांट दो। मान लो यहाँ पे एक प्रिंटर था, अभी गलती से खराब हो जाए तो सारे के सारे काम रुक जाएंगे ना इधर से। मान लो मैं एक यहाँ पे प्रिंटर और लगा दूँ, अगर ये खराब हो जाता है तो ये काम मिल जाएगा। या मैं कहूँ दोनों अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो आधे इसमें काम कर लेंगे, आधे इसमें काम कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता था, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम चाहते थे कि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट मिले। तो होता क्या था कि 3-4 लैब होती थी, अगर हम किसी एक लैब में बैठे हैं, कोई प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, तो हमको उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है। तो प्रिंट आउट हमको कॉलेज से निकालना होता था। तो क्या होता था कि एक ही प्रिंटर पे तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनपुट दे देते थे। तो जिसका पहले पहुंच जाता था टाइम के अकॉर्डिंग, उसका प्रिंट आउट निकलना चालू हो जाता था, और दूसरा उसके पीछे लग जाता था, इसी तरह तीसरा उसके पीछे लग जाता था। यानी सभी लोग डिपेंड होते थे किसी एक प्रिंटर के ऊपर। बाद में क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम जब शुरू हो गई तो एक
वहां पे प्रिंटर और लगाया गया किसी इन्वायरमेंट, यानी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई, तो आधे आधे बढ़ गए। देखिए डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया ना। इसी तरह एक और लगाया गया बाद में कि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, सबको प्रिंट आउट चाहिए। बच्चे 50 ही हैं, लेकिन 3 प्रिंटर लगा दिए गए जिससे काम थोड़ा सा डिवाइड हो जाए, टाइम ना लगे ज्यादा, और किसी एक डिवाइस पे लोड ना पड़े, यानी आपका जो है वो काम ना बैठे। अगर हम क्लस्टर्ड की बात करें थोड़ी सी, तो क्लस्टर्ड में क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस देखिए यहाँ पे लगी हो, ये एक ही फॉर्मेट में है, एक ही एरिया पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे है, और इसको हमने एक पर्टिकुलर एक लोकल एरिया नेटवर्क से हमने इसको पैक कर रखा है, एक लोकल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्लस्टर्ड में। और ये काम एक जैसा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी मशीन अलग अलग काम कर रही है, सारी की सारी मशीनें लगी हुई हैं पर्टिकुलर लोकल एरिया इन्वायरमेंट में, तो ये सारे एक ही काम करेंगे, क्लस्टर एक ही कहलाएगा पूरा, ये सारा का सारा एक ही क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह अब जैसे आपने सुना एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कभी क्वेश्चन बना करता है, तो वहां पे आप क्या दिखाने की कोशिश करते हो एम्बेडेड सिस्टम पे? तो एम्बेडेड सिस्टम में यही आप बताओगे, ये सपोज करो वॉशिंग मशीन है, ये एम्बेडेड सिस्टम है ऑब्वियसली। जैसे मान लो ओवन है, अब हम वॉशिंग मशीन से क्या काम करवाएंगे? कपड़े धुलने का, सुखाने का। मैं कह दूं वॉशिंग मशीन से हम खाना पकाएं, तो ये उसका काम नहीं है, जो उसका काम है वही करेगा ना। तो एम्बेडेड सिस्टम का सबसे अच्छा जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो जिस डिवाइस का वर्क होता है वो वही वर्क करेगा, भले इन्वायरमेंट लोकल हो और चाहे वाइड एरिया हो। अब लोकल इन्वायरमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट चल रहा है, एज ए क्लस्टर्ड काम हो रहा, सारा का सारा हम इसी लोकल एरिया पे काम हो रहा, यानी इस पे कोई दूसरा आपका वाइड एरिया इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक क्लस्टर ये बन गया, इसी तरह एक क्लस्टर हम यहाँ पे और बना दें, अलग अलग क्लस्टर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि एक क्लस्टर ये आपके बने हुए हैं, तो ये इसका भी एक एरिया बटा हुआ अपना कि ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे, बट है दोनों क्लस्टर, इसका काम अपना अलग है, इसका काम अपना अलग है। उसी तरह एम्बेडेड में क्या है कि अगर हम कोई डिवाइस जनरेट करते हैं तो वहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन अगर हमारे पास, तो वॉशिंग मशीन के लिए बनाया गया है, उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ओवन है तो ओवन के लिए अलग हमारा बना हुआ है, तो उसमें ओवन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओवन में आप क्या करते हो, चीजें गर्म करते हो या पकाते हो, तो वही करोगे ना, कपड़े फिर धुलवाओगे। तो जो जिस मशीन का काम होता है वही वो मशीन, उसी के आधार पे उसको एम्बेडेड किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें नॉर्मली जो है जनरली रियल टाइप में एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो। मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको भेजूंगा, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ वो भी मैं आपको 1 बाय 1 भेजता रहूंगा। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो हालांकि मैं उसकी एक पीडी आपको बना के भेज दूंगा, वो सबको आपको संभाल के रखना है, ताकि कल को इंटरनल एग्जामिनेशन हो तो आपको उन्हीं में से क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो एक पॉइंट रहेगा आपके पास, तो उसको मिस ना करें। ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर लेक्चर के बाद हो सकते हैं, मैं कराता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने ये चीजें बताई आपको, रियल टाइम देखिए 2 तरह का है, सॉफ्ट एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड में मैंने कहा टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है, सॉफ्ट में हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, बट कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब तक तो हम डिले कर सकते हैं, बट सॉफ्ट रियल टाइम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप बाद में काम करते हो तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, इसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। पर आप सोचो मैं 3 दिन 4 दिन बाद करूँ तो वो थोड़ा सा इशू बन सकता है, अलग अलग टॉपिक के आधार पर। या मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो आप सुन रहे हो तो आप उसको 2 दिन बाद भी सुन सकते हो, 1 साल बाद भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहाँ पे ज्यादा सॉफ्ट हम नहीं कर सकते, 5 या 10 मिनट का ही कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मीटिंग चल रही है जूम पे आपकी, तो टाइम से सभी लोगों को एडमिट होना चाहिए, जैसे क्लास चल रही। अब कुछ लोग 5 मिनट बाद करते हैं, जैसे अभी विकास मिश्रा 5 मिनट बाद आया या 10 मिनट बाद आया या 20 मिनट बाद आया, तो चलो हमने उसको एडमिट किया, चलो ये चल जाएगा, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा मीटिंग में या जो भी चल रहा है, तो इतना तो चल जाएगा। पर सोचो कि नहीं मैं 1 मिनट पहले आऊँ तो क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट पहले मैं आके क्लास अटेंड करूं, तो यहाँ पे ये नहीं चल पाएगा, वो चीजें सॉफ्ट में नहीं आती। वो तो फिर रियल टाइम कहाँ हुआ, इतना डिले तो नहीं हो सकता ना, सिचुएशन क्या पूरा निकल गया। अब 1-2 मिनट पहले हम क्लास को सिर्फ पूछ रहे हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ,
उस टाइम पे आप लॉग इन हो जाओ तो वो ठीक नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास एक मैं आपको और दिखा देता हूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। जैसे कि कल हमारे आई थिंक 9 क्वेश्चन हो गए थे। अब मैं 4 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ जो नए जो बनाए गए हैं यहाँ पे नए क्वेश्चन। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हो तो मुझको यस करके बता दें। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, जब मैं इसको कलर करूँ। हेलो हेलो विकास, ये सर दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, Yes, कह रहा है sir. टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो इसका मतलब क्या है, लोडिंग कंप्यूटर विद। तो वो जो कंप्यूटर लोड होता है वो किसके साथ लोड होता है, कंपाइलर के साथ लोड होता है कि लिंकर के साथ लोड होता है कि असेंबलर के साथ लोड होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड होता है। गेस व्हाट, कह रहा है कि कंप्यूटर बूट करने के लिए, इसका मतलब क्या है, जब कंप्यूटर बूट होता है मतलब स्टार्ट होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, लोडिंग कंप्यूटर विद। तो वो कंप्यूटर लोड किसके साथ होता है बताइए, कंपाइलर के साथ होता है कि लिंकर के साथ होता है कि असेंबलर के साथ होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो, किसके साथ होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सर। हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही तो लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी चीज तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है ना। देखिए बूटिंग टाइम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका लोड होगा ना पहले, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना मेरी बात। यस सर। आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है ना कंप्यूटर के साथ, उसके अंदर भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ये समझ में आ रही बात, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता है। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, यस या नो, करता है। नो सर। क्यों करता है भैया, समझ लो। डिवाइस क्यों? मैनेजमेंट, नेटवर्किंग सर। हाँ, नहीं। प्रोसेस मैनेजमेंट ये सारा करता है। यहाँ पे नेटवर्किंग। पीपुल मैनेजमेंट ये नहीं करता। पीपुल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज नहीं है, आप ध्यान से पढ़ा करिए। पहले लिखा ना पीपुल मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट तो करेगा करेगा, नहीं तो काम कैसे होगा सर्विसेज का, डिवाइस को करेगा करेगा, प्रोसेस को भी करेगा। अच्छा, लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर है कि सिंगल यूजर है कि रियल टाइम है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, जल्दी बताओ। सर मल्टी यूजर है। यस, मल्टी यूजर ही, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जी जी। ठीक है। अच्छा, थ्रेड क्या है, लास्ट क्वेश्चन, थ्रेड ये मैंने ऐसे रख दिया, जनरली अभी पढ़ाया नहीं मैंने, अक्सर पढ़ाऊंगा लाइट मैं। वेट प्रोसेस। लाइट वेट, लाइट वेट प्रोसेस। हाँ यस, प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस, दैट इज द लाइट वेट प्रोसेस। याद रखिएगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे भी। ठीक है ना, जैसे कल मैंने क्वेश्चन आपको बताया था मोजेब, आप इसके बारे में जानते थे, सही से बताइएगा। कल मैंने कहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या इसके बारे में आप जानते थे? यस सर। सैमसंग का। मोजेब के बारे में आप जानते थे? नहीं सर, इसके बारे में नहीं 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 सर। नहीं जानते थे ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था ये, आप समझ नहीं लीजिए। सर। बेडा सैमसंग का डेवलपमेंट है, सिम्बेनियन ओएस नोकिया मोटोरोला का है, एंड्रॉइड बाय गूगल है, और मोजेब बाय एप्पल था। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये था डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बना था, ये पूछ लेता नॉर्मली। अब देखिए मोजेब की बात अब एप्पल ने कौन सा चालू किया, मैकिंटोश चालू किया ना। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये सारे के सारे स्मार्टफोन में जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, ये सब एंड्रॉयड तो भी करंट में चल रहा है, ये सारे के सारे स्मार्टफोन में चला करते थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम।
जिसको सेंसर ने डेवलप किया बड़ा बेडा को, और सिम्बियन ओएस को डेवलप किया था नोकिया या मोटोरोला। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बीच में मैं कराता रहूंगा जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया ये रियल टाइम वगैरह, इस पे क्वेश्चन जो भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव 5 या 10 मैं कल यहाँ पे आपको फिर से बताऊंगा। ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये मैं आपको कराता रहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर Yes, होता sir. रहे। और एक बात और, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज सुन लीजिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, प्लस शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं, इसलिए इसको कंफ्यूज मत करिए। मैं कुछ क्वेश्चन और बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव ताकि आपको क्लियर हो। ओएस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा गैल्विन की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। गैल्विन की बुक आप ले सकते हैं, मैं तो चाहूंगा पर्सनली एक बुक खरीद दो गैल्विन की, ठीक है ना, उसको आप पढ़ें डिटेल में। गैल्विन ही सबसे अच्छी बुक होती है, इसी से सब पढ़ते हैं, हम भी उसी से पढ़ते हैं, आप लोग भी उसी से पढ़िए। और इसके बाद अब जो टॉपिक बनेगा वो सिस्टम कॉल पे बनेगा। सिस्टम कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आपको फोर्थ सिस्टम कॉल, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, फोर्थ में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको बताना पड़ता है कितने नंबर आपके चाइल्ड प्रोसेस हैं, कितने नंबर आपके पेरेंट प्रोसेस हैं। ये सब आपको, ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस कितने बन सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिए 2 मिनट बचा है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं मैं क्विट करूँ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं सर, आज का सही।